नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। पॉलिटी सेशंस में जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का वो लेग जो मेन पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, मेन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो देखता है, मेन सरकार जिसको बोलते हैं वो है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल हम लेक्चर ले चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देके आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी एक पार्ट हम कर चुके हैं और ये रिमेनिंग सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, कंपोजिशन किस तरीके से होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एडवाइस किस तरीके से देते हैं वो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन होता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में रहने का, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, ये सब जानकारी हम पहले वाले वीडियो में ले चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आज हम चालू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किस तरीके से किए जाते हैं। वैसे इसके बारे में भी हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो नथिंग न्यू अबाउट इट, पर फिर भी एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में आते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। क्योंकि हम देश में जब इलेक्शन होते हैं तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अब उनमें से कौन जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठता है, कौन कैबिनेट में बैठता है, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट में होता है, तो उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में ये बताएगा। क्लियर है? चलिए, वाइट नहीं है क्या? ओके, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल बात है और हम कई बार पढ़ भी चुके हैं कि अपॉइंटमेंट जो होता है वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट? प्रेसिडेंट साहब। लेकिन क्या प्रेसिडेंट साहब खुद अपॉइंट करते हैं, खुद के मन से करते हैं कि भैया मेरे को इसको ये पोर्टफोलियो देना है, मेरे को इसको ये मिनिस्ट्री देनी है, कैबिनेट इस तरीके से तैयार करनी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनको बनाना है, डेप्यूटी मिनिस्टर इनको बनाना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का याद है ना न्यूक्लियस? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद आ गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आ गए आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज और अटैच्ड, और फिर फाइनली आ गए डेप्यूटी मिनिस्टर। तो 4 सर्कल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं बेसिकली, जिसमें सेंटर पे बैठते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हु इज दी प्राइमस इंटर पारेस, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। इन सब में सबसे पहले कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी लोग हैं जिनको पोर्टफोलियो मिलेंगे, कौन कैबिनेट होंगे, किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया जाएगा, किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड बनाया जाएगा, डेप्यूटी मिनिस्टर्स कौन होंगे, तो ये सारा कार्यक्रम करते तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसाइड तो प्रेसिडेंट साहब हैं, लेकिन क्या ये उनके डिस्क्रिशन पे है? वो खुद जिसको चाहते हैं उसको मिनिस्टर बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ही वर्क्स एट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे कि ये मंत्रालय इन भाई साहब को दे दो, ये मंत्रालय इन मेम साहब को दे दो, वही मंत्रालय उसी को जाएगा, प्रेसिडेंट साहब उनको अलॉट करेंगे। तो प्रेसिडेंट डज अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ही अपॉइंट्स ऑन द एडवाइस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सिंपल, ठीक है। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को भी करता कौन है अपॉइंट? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ये भी हम जानते हैं। ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उस पार्टी के लीडर को जनरली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। करा किससे द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही करा जाता है हर बार। अब इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक कैच है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर हो। वैसे जनरली लोकसभा के थ्रू ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ राज्यसभा के आदमियों को भी रख देते हैं, मेंबर्स को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाए तब ही इज एन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको भी बनाया जा सकता है जो कि मिनिस्टर नहीं है, मेंबर नहीं है राज्यसभा और लोकसभा के, लेकिन उनके साथ एक शर्त रख दी जाती है कि भाई साहब आप 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप ले लें, या तो राज्यसभा की या लोकसभा की। क्लियर है? तो हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, एल्स 6 महीने के बाद आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा। सो क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ही सिंपल मतलब हुआ कि किसी भी इंसान को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह मिल सकती है, इधर एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, इधर एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, अटैच और डेप्यूटी मिनिस्टर।
बशर्ते वो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप ले ले। क्लियर है बात? ये एक चीज हो गई। इस पूरे को हम एक साथ बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अदर मिनिस्टर कौन हो गए? जो उनके कैबिनेट में है, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, देन हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए। तो ये सब मिलके जो होती है, ये जो पूरा ग्रुप बैठता है, इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर आपको याद होगा तो इसका एक 15% कोरा भी रखा गया है कि 15% लोग ही हो सकते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फ्रेम करेंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। क्लियर है? अब जो भी मेंबर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी होता है, ही कैन अटेंड एनी मीटिंग ऑफ एनी हाउस और एनी प्रोसीडिंग्स। किसी भी कमेटी को अटेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को, किसी भी जॉइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं दोनों हाउसेस की, किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं, बट ही कांट वोट। वो वोट सिर्फ उसी कमेटी, उसी हाउस में कर सकते हैं जहां के वो मेंबर हैं, पर वो ही कैन अटेंड एनी मीटिंग, एनी प्रोसीडिंग्स, एनी कमेटी मीटिंग, जॉइंट मीटिंग्स, जॉइंट सेशन, सब कुछ अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उनको वोट का अधिकार कहाँ मिलेगा? जहां पे वो खुद मेंबर हो, वहीं पे मिलेगा। क्लियर है? तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में था कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं इनकी शपथ समारोह पे। शपथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। तो दो टाइप की ओथ लेते हैं जनरली, आपको सबको पता है। ओथ ऑफ ऑफिस कि हम ऑफिस में आए तो हमारे को इस ऑफिस की एक शपथ लेनी कि इस ऑफिस में इस तरीके से काम करा जाएगा और इन चीज़ों का मैं कसम खाता हूँ, मम्मी कसम खाता हूँ कि ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा या ये चीज़ें करूँगा। सिमिलरली एक होता है सीक्रेसी कि भैया आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन पता है क्योंकि आप इस पोजीशन पे बैठे हैं, आप देश के पार्लियामेंट की इस पोजीशन पे बैठे हैं कि यू हैव एक्सेस टू सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, कैटेगराइज्ड है, उसको आप नॉर्मली रिलीज नहीं करते। तो दो टाइप की ओथ लेनी पड़ती है, एक तो ऑफिस में कार्य करने की ओथ और एक आपको छुपाने की ओथ, सीक्रेसी की ओथ लेनी पड़ती है। क्लियर है? सो दोनों को एडमिनिस्टर कौन करते हैं? करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ये हम पढ़ चुके हैं और वैसे हमें पता ही है प्रेसिडेंट साहब एडमिनिस्टर करते हैं। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। ऑफिस की क्या होते हैं? तो ये चार प्यारे से पॉइंट है, सेम टू सेम जो होते हैं जनरली। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा हमारे को विश्वास है और उससे हम चिपके रहेंगे, एलिजियंस दिखाएंगे हम, विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई पोजीशन ले रहा है वो ये ओथ लेगा ही लेगा, ओथ ऑफ ऑफिस, जिसको एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट। टू अपहोल्ड दी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब लेते हैं शपथ। पर आपको पता है मम्मी कसम खा के झूठ कितने लोग बोलते हैं। हम भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे, आउट नहीं होते थे तो हम क्या बोलते थे? मम्मी कसम है यार मैं आउट नहीं हुआ, गलत है, ये बैट नहीं लगा मेरा। क्लियर है? तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही हमारे पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। लोग शपथ तो सारी ले लेते हैं लेकिन करते पता नहीं क्या है। सो टू अपहोल्ड दी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अब किस तरीके से करते हैं वो आप लोगों को भी पता है। टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की जो भी ड्यूटीज हैं उसको पूरे विश्वास के साथ, पूरी क्या बोलते हैं, पूरे जान लगा के, पूरी एफिशिएंसी के साथ उस ऑफिस की ड्यूटीज को कैरी ऑन करना है, डिस्चार्ज करना है। टू फुलफिल द ड्यूटीज, टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फेयर और फेवर। हर इंसान का हमारे को सपोर्ट करना है विदाउट फेयर एंड फेवर। जो भी हमारे देश की जनता है, हमारा अगर हम पॉलिटिक्स में आए हैं या हमने ये पोजीशन हासिल करी है या पाई है या कैसे भी आई है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए? टू सर्व दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, टू सर्व दी पीपल ऑफ आवर कंट्री। यही ये चौथी ओथ है कि भैया बिना किसी भय और किसी फेवर के आपको इस देश की जनता को सर्व करना है, उनको डिस्चार्ज करना है, अपनी ड्यूटीज़ को उनके प्रति पूरा का पूरा आपको उनके प्रति न्योछावर होना है। क्लियर है? ठीक है। फिर आता है हमारा ओथ ऑफ सीक्रेसी। शपथ हम लेते हैं जो सीक्रेसी की, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट के पास ऐसी होती हैं विच आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी कैटेगराइज्ड, उनको नॉर्मल आदमी को नॉर्मल तरीके से नहीं बताया जाता, इसलिए दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कैप्ट इन देयर पेट ओनली। वो अपने पास ही रखें, बांटे नहीं इस इन्फॉर्मेशन को, ये ओथ ऑफ सीक्रेसी बोलती है। क्या है? नॉट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आप कोई सी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन, मंत्री की कंसिडरेशन में
एज अ मिनिस्टर। वो इन्फॉर्मेशन इनके पास क्यों आई है? क्योंकि ये मिनिस्टर हैं, इसीलिए इनके पास एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो उस पोजीशन पे अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप नॉर्मल जनता के साथ बांट नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्लियर है? एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड, लेकिन अगर कहीं रिक्वायरमेंट है फॉर डूइंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज तो वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। जब तक उनकी ड्यूटी में वो नहीं आ रही, वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास ही रखेंगे। हाँ, ये है कि डिस्क्लोज करना अब जरूरी हो गई है, करनी ही पड़ेगी, या कोई ड्यूटी का पार्ट है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। इनफैक्ट प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं उसको भी सीक्रेट रखना है। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एडवाइस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, जिसके बेस पे प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहे हैं, ये भी चीज आप आउट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके। अब एक कहानी आई 1990 में, देवीलाल सिंह जी थे जिनको डेप्यूटी पीएम की ओथ दिलाई गई थी। ये जो अभी मैंने आपको बताई ओथ, ये किसकी थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। प्राइम मिनिस्टर की हम प्राइम मिनिस्टर चैप्टर में कर चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो एक डेप्यूटी पीएम की ओथ दिलाई गई 1990 में देवीलाल सिंह जी को, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया बहुत लोगों द्वारा कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई भी पोस्ट डेजिग्नेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएटेड ही नहीं है। तो अगर हमें ओथ दिलानी है तो हम प्राइम मिनिस्टर की दिलाएंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दिलाएंगे। ये बीच में एक और कहां से आ गया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? ऐसा तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो इसी को लेके कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई लोगों ने इसके खिलाफ क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करी कि भैया दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसी कोई पोस्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो अगर लग रहा है तो। इसका ये मतलब नहीं है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इस पोस्ट का ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है कि इस पोस्ट को क्रिएट करके हमने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स इनको दे दी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर इनको दे दी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है प्राइम मिनिस्टर को, एक हेल्पिंग हैंड है वो प्राइम मिनिस्टर को, और उसी की ओथ इनको दिलाई गई है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो जब होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है प्राइम मिनिस्टर के पास ये 10 पावर है और ये 10 में से 2 पावर हमने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को दे दी, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता। लेकिन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आने से इनकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर है, तो इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है जो कि बेटर गवर्नेंस में मदद करेगा और इसकी शपथ पूरी तरीके से वैलिडेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1990 में। तो कोई खास बात है नहीं, कहानी है, याद कर लेना, ठीक है। फिर सैलरी एंड अलाउंस की अगर बात करें, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सैलरी एंड अलाउंस। पैसा कितना मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किस तरीके से मिलता है, तो इसको भी डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है विद टाइम टू टाइम कि भैया कितना पैसा इनको देना चाहिए, महंगाई कितनी हो रही है, क्या इन लोगों को कोई गरीबी तो नहीं आएगी, इनके पैसे बढ़ाने चाहिए। तो उस हिसाब से पार्लियामेंट इनकी सैलरी तय करता है और अलाउंसेस तय करता है। पर बहुत सारे होते हैं, कोई कमी नहीं होती, अच्छा खासा होता है। मिनिस्टर की जो सैलरी होती है वही सैलरी इनको मिलती है अलाउंस मोस्टली। जो मेन है वो तो क्या है, जो एक नॉर्मल मिनिस्टर को मिलेगी, सॉरी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलेगी, वही सैलरी अलाउंस इनको भी मिलते हैं। हर मिनिस्टर को भी वही सैलरी अलाउंस मिलते हैं। बस इनको एक और अलाउंस मिल जाता है, समचुरी अलाउंस। समचुरी अलाउंस बेसिकली चखने का मान लीजिए एक्सपेंस है, खाने पीने का एक्सपेंस है, और वो हमारे दिए भी इतने छोटे स्तर पे हैं कि उनसे आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता। तो नाम का ही है सिर्फ कि समचुरी अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलेंगी किनको? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा। मेंबर ऑफ, बाकी जो सैलरी और वो है वो सब सेम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते ही हैं, फिर कुछ ऊपर होते हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा की टॉफीज भी पकड़ाई गई है कि भैया ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। क्लियर है? तो समचुरी अलाउंस की अगर बात करें, वापस डेटाबेस इंफॉर्मेशन है, कोई खास इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है नहीं। 1500 से 3000 रुपये कर दी, 1000 से 2000 रुपये कर दी कैबिनेट की, 500 से 1000 रुपये मिनिस्टर की कर दी, और डेप्यूटी मिनिस्टर के 300 से 400 रुपये ये रोज़मर्रा के कोई खाने पीने के खर्चे होते हैं, या कोई इनके साथ मिलने आता है या इनके ऑफिस कोई अटेंड करता है, तो उनको चाय पानी के खर्चे जो भी हैं दैट कम्स अंडर दी समचुरी अलाउंस। ठीक है, बड़े आगे आ जाओ भैया।
फिर आता है, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आर्टिकल 75 में क्या दिया गया है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर लोकसभा, टू लोकसभा। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये हमारा थंब रूल है, कम से कम 2 करोड़ बार हम इसकी बात कर चुके होंगे। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो भी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दी होल लोकसभा। क्यों है ऐसा, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। वैसे आई सपोज आप लोग को आता होगा, पर फिर भी अपन समझ लेते हैं। ये सपोज करो हमारा लोकसभा है, अब इसमें हमारी ये पार्टी हो गई एनडीए, बीजेपी एनडीए, जो अभी कोलिशन गवर्नमेंट है बीजेपी की, एनडीए वो अभी मेजोरिटी पार्टी है। सो दिस इज दी होल लोकसभा। इधर टोटल कितनी सीट्स हैं, 543, 545 हुआ करती थी अभी तक, पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन हट गया, तो अब कितनी है 543। अब इसमें जो एनडीए है ये इट हैज़ दी मेजोरिटी। सो इनके पास आई सपोज 334 अराउंड सीट्स हैं इनके पास, मेजोरिटी एनडीए के पास है। अब क्योंकि ये मेजोरिटी में है, और दूसरी पार्टी अगर आप ले लो तो उनके नाम नहीं लेते अपन, क्योंकि उनको बेइज्जती फील होगी, पर ऐसे नाम हमने ले लिया सपोज करो, और जो दूसरी पार्टी है वो 2, 3, 4, 5 हमने नंबर दे दिया। कुछ सेकंड पार्टी के मेंबर हैं, कुछ थर्ड पार्टी के हैं, कुछ फोर्थ के हैं, कुछ फिफ्थ के हैं। ओवरऑल एनडीए की मेजोरिटी, क्योंकि ये मेजोरिटी में इसलिए इनका नाम ले लिया, ये बेचारे हारे हुए लोग हैं तो इनका नाम लेने का मतलब नहीं है। तो एनडीए के पास मेजोरिटी है पूरे लोकसभा के हाउस में। अब क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहां से बनेगा भाई साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसी सरकार में से तो बनेगा, प्राइम मिनिस्टर भी इनकी सरकार से ही बनेगा एनडीए से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहां से बनेगा, जनरली यहां से बनेगा। चाहे तो आप राज्यसभा के मेंबर भी ले सकते हैं, चाहे तो आप एक आध कोई दूसरी पार्टी के भी ले सकते हैं, पर ऐसा जनरली होता नहीं है। तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से बनेगा, हमारे लोकसभा के हाउस की मेजोरिटी पार्टी में से। तो ये बात समझ में आ रही है, जब यहां से ये बन रहा है तो ये हमेशा इसको रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जीक्यूटिव विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये पूरा है लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसको रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सपोज करो अगर इनमें से ये इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ये अपनी दादागिरी चलाता है, ये अपनी दादागिरी चलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरा मतलब पूरा ग्रुप की बात कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर अपनी दादागिरी चलाता है तो यहां से लोग छोड़ देंगे इस मेजोरिटी को, बोले यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले रही। ये 334 लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कितने होंगे, 60 से 80 के बीच में ही होंगे, 60 से 80 के बीच में ही होंगे, लेकिन राधा सॉरी 80 अराउंड होंगे, 60 भी क्यों होंगे, 543 का 15%, ठीक है, 80 प्लस होंगे, 80 के आसपास होंगे। तो ये तो 80 लोगों का ग्रुप है, और बाकी जो ये 250 लोगों का ग्रुप बैठा है, ये इनके साथ जब ये इनकी बात मान रहा है, इनकी सुन रहा है, और आपस में मेलजोल से काम चल रहा है। अगर ये इनका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तो ये इनको छोड़ के एक काम मूव कर जाएंगे, इन पार्टीज में चल जाएंगे, और इन पार्टीज में चले गए तो मेजोरिटी खो गई। अब सपोज करो 250 में से 100 लोग बाहर हो गए, ये 250 लोग थे, इसमें से 100 लोग बाहर हो गए, दूसरी पार्टीज में हो गया, खरीद फरोख्त हो गई, दूसरी पार्टी से मिल गए, तो इन एनडीए भाई साहब की क्या हुई, मेजोरिटी खत्म हो गई, एनडीए पार्टी की मेजोरिटी खत्म हो गई। तो इसलिए क्या बोला गया है, एग्जीक्यूटिव शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। ऐसा नहीं होगा तो आपको मेजोरिटी लूज कर सकते हो, और फिर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, और फ्लोर टेस्ट पे ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो इनकी पार्टी गिर जाएगी, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाएगा। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एक ग्रुप बनाया गया है लेजिस्लेचर में, लोकसभा के हाउस में से, मेजोरिटी पार्टी में से, उसको पूरे हाउस पे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ये जबरदस्ती है, इसके पीछे लॉजिक है, रेशनल है, कि नहीं होगे तो क्या चोट हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि भैया नहीं होगे रिस्पॉन्सिबल तो दिक्कत हो जाएगी। आप खुद समझो कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए तो इनको ये हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए ये एक हमने फ्रेज बनाया, एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, इसको और एक बार अच्छे से डिटेल में करेंगे हम, इसके पूरे ऊपर जब हम पार्लियामेंट चैप्टर करेंगे तो लोकसभा को पूरा और डिटेल में करेंगे, क्या दाव पेच होते हैं, किस तरीके से मंत्री खेलते हैं,
ये सब चीज़ें भी सीखना जरूरी है। ये बुकिश चीज़ तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली, हमारे को पूरा बेस क्रिएट करता है, लेकिन एक्चुअल सेंस में प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से पॉलिटिक्स मजे लेती है, किस तरीके से खेल कूद हो रही है, क्या हमारे देश में बदलाव ये लोग कर रहे हैं, ये सब जानना भी आपको समझना जरूरी है। तो जब लोकसभा पार्लियामेंट आएगा तब इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक और बात आती है इससे निकल के, इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द फैक्ट कैबिनेट डिसीजंस बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर इन देयर कैबिनेट मीटिंग। अब क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, या आर्टिकल 75 में डाल दिया गया कि सबको कलेक्टिवली आपको लेजिस्लेचर में आपको एक साथ रहना है, आपको मुट्ठी बन गई, भले ही आपस में मतभेद हो, कोई छोटा बड़ा हो, किसी में कोई ना कोई लफड़े चल रहे हो, लेकिन कलेक्टिवली आपको बाहर क्या दिखाना है पब्लिकली और पार्लियामेंट में कि भैया आप एक ही डिसीजन ले रहे हो। तो सपोज करो जीएसटी जब आया या डीमोनेटाइजेशन जब आया, तो कैबिनेट में हो सकता है कि सारे के सारे 80 लोग एक ही मत के नहीं हो, कोई ना कोई 2-3 अलग मत के हो, तो ऐसे मतभेद भी होने लग जाते हैं सरकारों में। तो अगर कोई मतभेद होंगे तो अंदर मीटिंग में ही होने चाहिए। जब बाहर आप जीएसटी अनाउंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर या आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आके बोल रहा है कि भाई साहब ये जीएसटी तो हम तो मना कर रहे थे, ये मोदी जी और ये अमित शाह जी ने अपनी ज़्यादा चलाई और इसको जीएसटी लागू कर दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी मतभेद रखने हैं वो कहाँ तक रखो, आप अपनी मीटिंग तक रखो, वहाँ पे आप डिस्कशन करो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो भी एट द एंड ऑफ द डे जब फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे तो आपको एक मुट्ठी की तरह ही दिखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसका सब पॉइंट हो गया। क्लियर है? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय एंड सपोर्ट कैबिनेट डिसीजन बोथ विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। चाहे आप पब्लिक में एड्रेस कर रहे हो, चाहे आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस कर रहे हो, आपको कैबिनेट से जब डिसीजन निकल चुका है बाहर तो आप सबको इकट्ठा दिखना पड़ेगा। ये इसके ऊपर ड्यूटी बन जाती है। अगर कोई भी मिनिस्टर डिसएग्री करता है बाद में भी तो क्या होगा, अब वापस यही बात आ गई, इसके पीछे रैशनल क्या है? ऐसा कौन सी जबरदस्ती हो गई भाई, किसकी गुद्दी पकड़ ली, किसको जबरदस्ती गोली पर बंदूक की गोली हुई, आपको मानना ही मानना है? ऐसा नहीं है। ऐसा कारण क्या है कि अगर आपके मतभेद होंगे, सपोज करो जीएसटी वाले केस को ले लेते हैं, अपन आगे बढ़ाते हैं। जीएसटी की कैबिनेट डिस्कशन हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि भैया नहीं होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए बोल तो दिया उन्होंने, अपने मतभेद जो थे वो जाहिर तो कर दिए, अपना व्यू पॉइंट भी रख दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको मानना पड़ रहा है। फिर भी क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जी बहत मारेंगे, क्योंकि उनके पास है लकड़ी। अब वो बोलेंगे भाई साहब उनके पास पावर है, तो वो बोलते हैं कि भैया जिस भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिक्कत है या जिस भी कैबिनेट मिनिस्टर को दिक्कत है वो टाटा बाय बाय हो जाओ, वो रवाना हो जाओ यहाँ से। उसको क्या कर देते हैं, वो बर्खास्त कर देते हैं। या तो वो खुद ही रिजाइन कर दे या फिर प्राइम मिनिस्टर निकाल देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की नहीं मान रहे हो आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाकी की मेजोरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं मान रहे हो आप, तो आप हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारे बीच में तलाक होना तय है, और वो भगा देते हैं। क्लियर है बात? सो एनी मिनिस्टर, एनी, इसको छोटे में लिखो, एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु डिसएग्रीज मस्ट रिजाइन। मस्ट रिजाइन। अब मस्ट रिजाइन का बहुत सिंपल सा है कि भैया मस्ट रिजाइन इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बैठे पीछे लकड़ी लेके, वो उनको भगा देंगे। क्लियर है? तो आपको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और इसके साथ एक और पॉइंट निकल के आता है कि इंडिविजुअली यू ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू दी प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर निकाल देंगे। क्लियर है? ऐसे ही कई महान लोग थे जिनके पास थोड़ी सी ताकत थी, जो हमारी सरकारों से लड़े, जो सरकार एग्जिस्टेंस में थी, और उनकी बात से अलग करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अलग व्यू पॉइंट लेके उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बी आर अम्बेडकर साहब, देशमुख जी और हमारे आरिफ मोहम्मद साहब। तो ये लोग क्या थे? ये लोग ऐसे थे जिन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अलग मत रखते थे ये, और इसी चक्कर में इन्होंने क्या करा कि भैया मैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बात चल रही है उसके साथ मत नहीं रख सकता, इसलिए मैं पार्टी को छोड़ के जा रहा हूँ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन कर रहा हूँ। बी आर अम्बेडकर साहब ने हिंदू सिविल कोड बिल, जो आज तक एक लफड़ा है, एक टंटा है हमारे देश में, उसको लेके इन्होंने अलग मत रखा और इन्होंने कैबिनेट को छोड़ दिया। क्लियर है बात? हिंदू सिविल कोड भी एक बिल है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कभी। ठीक है? सो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी। कौन सी हो गई? एक हो गई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी होल लेजिस्लेचर,
यानी कि एग्जीक्यूटिव हैज टू बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, लोकसभा, और दूसरी हो गई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअली इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दी प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 75 दो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है हमारे ऊपर। एक डालता है हमारे पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ रिस्पॉन्सिबल होना है किसके प्रति, लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा के प्रति। दूसरा, हर मिनिस्टर को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होना है किसके प्रति, प्राइम मिनिस्टर के प्रति, क्योंकि नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर उसको हटा देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बर्खास्त कर देंगे। क्लियर है? बर्खास्त करेंगे प्रेसिडेंट साहब ही, लेकिन किसके कहने पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। ये आ गया आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिटेल में। ठीक है, सो आर्टिकल 75 ऑल्सो स्टेट्स अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, हमारे आर्टिकल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या लिखा गया था, एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और उस वक्त मैंने आपको ये भी बोला था कि इसका मतलब एक्चुअल में ये नहीं है, इसका मतलब बैकग्राउंड पे अगर अपन देखेंगे तो एवरी मिनिस्टर एक्ट्स एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे काम करते हैं। भले ही प्रेसिडेंट उनको बर्खास्त करेंगे, लेकिन कहने किसके कहने पे करेंगे, कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। सो एक्चुअल में जो प्राइम मिनिस्टर है वो पावरफुल है, रियल पावर उनके पास ही है। इसलिए सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इंडिविजुअली दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दी प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू दी प्रेसिडेंट। अगर लैंग्वेज को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को देखेंगे तो क्या होना चाहिए, शुड एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रेसिडेंट, क्योंकि बर्खास्त करने का पार्ट किसके पास है, किसके प्लेजर पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं। एक्चुअल में बैक अगर बात करें, पीछे बैकग्राउंड में बात करें, तो पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज द राइट और हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू दी प्राइम मिनिस्टर। इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर पर रिस्पॉन्सिबल होंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो टू दी हाउस होंगे। सिंपल है, आर्टिकल 75 में ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी। और ऐसा नहीं है अपन भारत देश की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये जहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे इसी तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, कैबिनेट से रिलेटेड यही काम होता है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जहां से हमने कराए वहां भी यही कहता है। ठीक है, COM हैज टू बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू दी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इसको लेके एक बहुत अच्छी बात बोली गई BR अम्बेडकर साहब द्वारा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द PM। आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो कर रहे हो, लेकिन ये अचीव कैसे हो पाएगी? मैंने आपको क्या बताया, रेशनल ये है कि भाई साहब आपको लात पड़ सकती है, तो लात मारने वाला इंसान एक क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। तो PM को ये पावर दी गई कि अगर आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो लोकसभा के प्रति, आपके मत अलग हैं और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो, आप अंदर नहीं रख रहे हो, आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोलेंगे आपको कि जाओ भाई साहब बाहर निकलो, आप इस कैबिनेट के पार्टी नहीं हो। तो उस कलेक्शन को बनाने की, उस कलेक्टिवनेस को बनाने के लिए एक ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। अगर हम हमारे घर की भी बात करें, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो वहाँ पे एक कर्ता होता है जो घर का मुखिया होता है, वही सबको जोड़ के रखता है ना, वही सबको जोड़ के रखता है। भले ही आपस में नीचे परिवार में कोई भी मतभेद हो, जोड़ता कौन है, फाइनल से किसका होता है, जो कर्ता होता है, जो हेड होता है, जो आपका दादाजी परदादा जी। आजकल तो खैर जॉइंट फैमिलीज नहीं है, पर फिर भी अगर आप कंसेप्ट देखोगे तो मोटा मोटा यही है, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसका से चलेगा। जब तक वो है उसको पसंद आएगा, वो जो बोलेगा वो होगा, और सबको फिर जुड़ के रहना है। भले ही आपस में 4 बेटे हों, इसके आपस में 4 बेटे हों, चारों अलग अलग मत के हों, ये X बोलता है, ये Y बोलता है, ये Z बोलता है, ये A बोलता है। क्लियर है? तो चारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जब तक बाप है, जब तक क्या होगा, जब तक तो सुननी बाप की पड़ेगी। अगर आप एक मत पे नहीं आ रहे हो तो बोलेगा रवाना हो रहे, वसीयत से रवाना हो जाओ, ठीक है, जायदाद से रवाना हो जाओ, हटा देगा, बर्खास्त कर देगा। क्लियर है? सो इसी तरह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनाने के लिए क्या किया गया, PM की जो डेजिग्नेशन है उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, इनको इतनी पावर दी गई कि आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखें। आप होगे, आप जो नहीं इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा उसको आपके पास बर्खास्त करने का पूरा पूरा हक है। हुआ ही ना, अंबानी जी थे हमारे, धीरू भाई अंबानी जी, 2 बेटे थे, मुकेश अभी भी हैं और अनिल, तो साथ रह रहे थे। जैसे ये गए तो अलग हो गए, मतभेद थे, अलग अलग मत थे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज थे, तो इनका सेपरेशन हो गया। तो होल्ड करने के लिए एक पावर होनी चाहिए। अगर आपको कलेक्टिवली रिलायंस दिखाना है बाजार में, तो धीरू भाई अंबानी जिंदा होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे को कलेक्टिव दिखाना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तो प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट क्रिएट करी गई, मतलब पावर दी गई, ताकि
वो किसी भी ऐसे इंसान को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी एक ऐसा इंसान है जो कि बात नहीं मान रहा या अगेंस्ट दी कैबिनेट चल रहा है, अगेंस्ट दी काउंसिल चल रहा है, उसको बर्खास्त कर सकते हैं। क्लियर है? Therefore, unless we create that office and endow that office with statutory authority to nominate and dismiss ministers, there can be no collective responsibility। तो individual responsibility आएगी प्राइम मिनिस्टर के प्रति, तभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पूरे हाउस के प्रति, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने की पावर और नॉमिनेट करने की पावर नहीं दोगे तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाओ, पॉसिबल नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ही आएगी जब प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगी, बैत होगी हाथ में मारने के लिए कि भाई तू अलग है, तू निकल, तू यहाँ नहीं रहेगा, तू अलग बात कर रहा है, तू यहाँ से निकल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट में मेरे टाइप के लोग ही होंगे, जो हम सब मिलके काम करेंगे वही होंगे। कोई अलग मत वाला होगा तो आप मत जाहिर कर दो मीटिंग में, पर ऐसा नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट जाना चालू कर दो। अगर ऐसा करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। और यही होता है जब प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं, मेजोरिटी अच्छी खासी होती है उनके पास, तो वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने हाथ में रख सकते हैं। वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर है वो मेजोरिटी बहुत छोटी सी मेजोरिटी है, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट है, 2-4-5 पार्टियां मिली हुई हैं, तो उनके हमेशा एक खतरा डगमगाता रहता है कि भैया इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी नहीं और आज निकल मेजोरिटी लूज हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन निकलेगा और हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब छोटी मोटी सी बातें हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मोस्टली आपको चैप्टर समझ में आ गया। अब छोटी मोटी बातें तो इसको फटाफट सा कंप्लीट कर देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें पता पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज और अटैच्ड, और फाइनली डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो उसमें जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो मैंने आपको बताया जैसे 15% होती है। 15% मतलब 80 अराउंड मेंबर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर होते हैं? 80 के करीब होते हैं, जिसमें सब आते हैं, कैबिनेट भी आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आता है, डेप्यूटी मिनिस्टर आता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो किससे दिए जाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को दिए जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट। सो कैबिनेट इज द स्मॉलर बॉडी ऑफ 15 to 20 मेंबर्स। इट इज अ पार्ट ऑफ द COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो एक छोटी बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर who has got the important ministries, important portfolios under their control is known as cabinet, and they are very close to the prime minister। सबसे क्लोज कौन है? कैबिनेट है। अभी आगे पढ़ेंगे, एक और होता है किचन कैबिनेट, वो और क्लोज होती है, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो कैबिनेट इज द क्लोजेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? क्या होता है रोल ऑफ कैबिनेट? वैसे इनको दोनों वर्ड्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कैबिनेट को, इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एक बड़ा सा सर्कल है, जो मेन मुख्य काम है उसके अंदर भी वो कौन देखता है? कैबिनेट ही देखता है। तो जब भी हम रेफर कर रहे हैं सरकार के बारे में तो हम रेफर कर रहे हैं पूरे कैबिनेट के बारे में। क्लियर है? क्या क्या होते हैं? इसी बेस पे इनकी क्या होती है, ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसी बेस पे इनकी क्या होती है? पोर्टफोलियो असाइन किए जाते हैं। तो कोई भी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है तो वो क्या होगा? वो कैबिनेट देखेगा, तो उसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो हो जाएगा। चीफ फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मेन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी अथॉरिटी, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखने वाली अथॉरिटी कौन सी है? कैबिनेट है। सारे पोर्टफोलियो इन्हीं के पास रहेंगे। फिनेंशियल मैटर्स कुछ हैं हमारे, लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं, चीफ क्राइसिस मैनेजर, एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट, कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो कोई भी सीनियर मोस्ट पोस्ट हैं, चीफ सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज की, उन सब पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कैबिनेट ही अपॉइंटमेंट करेगा। क्लियर है? डील्स विद दी फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। तो फॉरेन अफेयर्स या हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए एक पोर्टफोलियो असाइन करेंगे, तो वो भी कैबिनेट देखेगा। डिफेंस कैबिनेट देखेगा, फाइनेंस कैबिनेट देखेगा। तो इसी तरीके से जो पूरे देश को चलाने का सिस्टम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, पोर्टफोलियो में बांट दिया जाता है, ताकि स्पेशलाइजेशन आ सके। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर सब कुछ देखे, सारे काम देखे, डिफेंस भी देखे, फॉरेन अफेयर्स भी देखे, एजुकेशन भी देखे, फाइनेंशियल मैटर्स भी देखे, तो पॉसिबल नहीं है।
तो क्या करते हैं, फॉर स्पेशलाइजेशन हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होम अफेयर्स हो गए, सबको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, होम अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, एडवाइजरी अफेयर्स, जो भी है, ठीक है, डिफेंस हो गया, तो ये सबको बांट के पोर्टफोलियो असाइन करके इनके ऊपर एक बैठा दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट पूरी मिनिस्ट्री को होल्ड करता है। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ कैबिनेट, ऐसा कुछ खास है नहीं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कैबिनेट इतनी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कैबिनेट है। कैबिनेट इज द रियल पावर, ठीक है। पोर्टफोलियो किसके पास है, सारे देश के पोर्टफोलियो किसके पास है, मेन कारण के कैबिनेट के पास। तो इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि इनकी तारीफ में बहुत सारी क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें कही गई है। तो जैसे राम से मुहिर, ये बेसिकली क्या है, ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, उससे रिलेटेड बात करी गई है, बट इट होल्ड्स गुड फॉर द इंडियन पार्लियामेंट ऑल्सो, क्योंकि वहीं से हमने कॉपी पेस्ट करी है, बटन दबाया वहाँ पे कॉपी, यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, ठीक है। तो राम से मुहिर ने क्या बोला, द कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। तो स्टेट पूरे देश का जो शिप है, अगर हम कंपेयर करें कि भैया ये देश एक शिप है, तो इस देश को चलाने वाला स्टीयरिंग कौन है, कैबिनेट है, क्योंकि पोर्टफोलियो कहाँ है, सारे हमारे कैबिनेट के पास है। क्लियर है, ये मेटाफोर है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। फिर लोवेल ने क्या बोला, द कैबिनेट इज द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क। तो मेन पत्थर है, की स्टोन है ऑफ द पॉलिटिकल आर्क, पॉलिटिकल आर्क का मेन की स्टोन है हमारा कैबिनेट। फिर जॉन मेरियट ने क्या बोला, द कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। सो इसको इन्होंने एक सोलर सिस्टम की तरह कंपेयर कर लिया कि मेन सेंट्रल पॉइंट कौन है हमारे देश का, कैबिनेट, और इसके चारों तरफ पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व करता है। जिस तरीके से सूरज पाइवट पॉइंट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, कि मेन पॉइंट सूरज है और सारे प्लैनेट उसके चक्कर लगा रहे हैं, इसी तरह से कंपेयर किया गया है कैबिनेट से। कैबिनेट इज द पाइवट पॉइंट वेयर द होल पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व्स ऑफ अ कंट्री। फिर एमरी साहब ने बोला, द कैबिनेट इज द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मेन सारे इंस्ट्रक्शन देश को चलाने के कहां से रिलीज होंगे, कैबिनेट से होंगे। इसी तरह बहुत सारे और तारीफ के पुल बांधे गए हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगे। लक्ष्मीकांत ने बहुत सारे फिलोसोफर्स और पॉलिटिशियंस के वहाँ पे सेइंग्स दे रखी हैं, कोट्स दे रखे हैं, मैंने कुछ पिक कर लिए, बाकी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सबका निष्कर्ष एक ही है कि कैबिनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट गवर्न्स ऑल दी कंट्री। सारा कंट्री अगर हम गवर्न करने की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से होती है, वो हमारे कैबिनेट से ही होती है। क्लियर है। इनफैक्ट राम से मुहिर साहब ने ये तक बोला कि डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट की तरीके से भी बोल सकते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने क्या करा है, हमने कैबिनेट को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि उसे हम डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट भी बोल सकते हैं। एक इंसान की, एक राजा की डिक्टेटरशिप नहीं है वहां पे, पर वो जो 15-20 लोग बैठे हैं उनकी डिक्टेटरशिप जरूर है, क्योंकि वो ही पूरे देश को चलाते हैं। अब वो देश को अपने हित में चला रहे हैं, देश के हित में चला रहे हैं, धर्म पे चला रहे हैं, कैपिटलिज्म पे चला रहे हैं, सोशलिज्म पे चला रहे हैं, किस पे भी चला रहे हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी है, क्या एजेंडा है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, वो उनके एजेंडा है, उनसे हमें मतलब नहीं है। बट दे आर दी डिक्टेटर्स, क्योंकि वो 15-20 लोग बैठ के ही पूरे देश के साथ मस्ती कर रहे हैं। मस्ती इन द सेंस मतलब चला रहे हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा कर रहे हैं। क्लियर है। किचन कैबिनेट, फिर आती है हमारी लास्ट किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट क्या है, कैबिनेट के अंदर भी क्या कर दिया गया इन्होंने, एक और छोटी बॉडी बना दी गई किचन कैबिनेट। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो अपनी कुछ इनर सर्कल और बनाते हैं कैबिनेट में। तो फिर 15-20 लोग आ गए, 15-20 लोग में हो सकता है कहीं ना कहीं मतभेद प्राइम मिनिस्टर के किसी के साथ हो, प्लस सारे के सारे 15-20 को मिलना जुलना इतना आसान नहीं हो, मतलब इंस्टेंट पे नहीं मिल सकता ना। आज 15-20 लोगों की मीटिंग रखनी है तो यू नीड टू प्लान। अब ऐसे तो है नहीं घर बैठे फालतू ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं कि आ जाओ भैया अपन मिलते हैं और अपन काम करते हैं। काम कर रहे हैं ये लोग, बिजी हैं, तो 15-20 लोगों को मिलना टू अराइव टू अ डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया उस पर डिसीजन लेना है, तो क्या करना है कि 15-20 लोगों को बुलाओ, उनकी मीटिंग करो, उनको एंटरटेन करो, सारा खर्चा बहुत है, समय बहुत है, तो अपन इतने फास्ट क्विक डिसीजन पे नहीं आ सकते, क्विक फिक्स नहीं कर सकते। तो क्विक फिक्स के लिए क्या किया गया, एक और छोटी कैबिनेट बनाई गई, सर्कल विद इन अ सर्कल। ठीक है, तो ये अगर 15-20 लोगों का कैबिनेट है तो इसमें से 3-4 लोगों का क्या कर दिया, इसके अंदर से या इसके बाहर से भी बेसिकली 3-4 लोगों का इनर सर्कल और बना दिया गया, जिसको बोला गया किचन कैबिनेट। इसको पहले क्या बोला जाता था, इनर कैबिनेट, कैबिनेट में भी इनर कैबिनेट। तो ये खास 3-4 लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर के,
आप ये मान ले लेफ्ट हैंड राइट हैंड गुंडे आते थे ना हमारे पुराने टाइम में, ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा दायां पाँव, ये मेरा बायां पाँव, ठीक है। तो इसी तरीके से 3-4 लोग हैं जो हमारे क्या हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खास हैं, वो उनके इशारों पे काम करते हैं, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर इनकी से राय मशवरे के साथ काम करते हैं। तो 3-4 लोग जो होते हैं वो बोलते हैं इनर कैबिनेट या फिर किचन कैबिनेट। पूरी कैबिनेट 15-20 लोगों की, उसके अंदर भी 3-4 लोग इंपॉर्टेंट, वो हो गई हमारी इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट। अब इसमें बस एक और चीज़ है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही, जो आपके एग्जिस्टिंग मिनिस्टर, उनमें से ही आप अपनी किचन कैबिनेट में रखो। आप अपने रिश्तेदारों को, चाचा चाची को, मामा मामी को, किसी को भी रख सकते हो, अपने दोस्त को भी रख सकते हो। तो वो किचन कैबिनेट में क्या है, अनऑफिशियल लोग भी आ जाएंगे। कैबिनेट में क्या था कम से कम कि ऑफिशियल लोग आएंगे, जो कि चुन के आए हैं वो आएंगे। यहाँ पे क्या है, आप किसी को भी रख सकते हो। और इसकी शुरुआत हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम से ही हो रही है। तब भी किचन कैबिनेट हुआ करती थी, इनर कैबिनेट हुआ करती थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, नामकरण कर दिया इसका किचन कैबिनेट। उस मतलब उन्होंने क्या किया, उस टाइम से ये जाना गया किचन कैबिनेट के नाम से। तो 3-4 लोग हुआ करते थे इंदिरा गांधी जी के, जो बहुत ही खास हुआ करते थे, और वहीं से किचन कैबिनेट मेन एम्फेसिस पड़ा। इनर कैबिनेट पहले भी चलता था, पर किचन कैबिनेट ये हुआ। क्लियर है? क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं? बीइंग अ स्मॉल यूनिट मच मोर एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, ज़्यादा लोग होंगे तो डिसीजन थोड़ा डिलेड होगा, हो सकता है अलग अलग राय है, क्योंकि 20 जनों को मनाना और 3 जनों को मनाना, 3 जनों का मत एक ही रखना और 20 जनों का एक साथ रखना डिफिकल्ट क्या है, 20 जनों का। तो ईजी क्या होगा, 3-4 जने हो एक ही मत पे जल्दी पहुंच जाएंगे, 20 जने होंगे बहुत राय आ सकती है। क्लियर है? कैन मीट मोर ऑफन एंड डील विद बिजनेस मच मोर एक्सपीडिशनली देन दी लार्ज कैबिनेट। सही बात है भैया, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली मीटिंग हो सकती है। 3 लोगों का मिलना आसान है, 20 लोगों का मिलना मुश्किल है। तो फटाफट अगर काम करना है, क्विक फिक्स करना है, तो हमारे को कैबिनेट की जगह किचन कैबिनेट बुला लेते हैं। क्लियर है? हेल्प्स प्राइम मिनिस्टर मेंटेनिंग सीक्रेसी इन मेकिंग डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशूज। अब कैबिनेट में क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर भले ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि दूसरी पार्टी से हैं। भाई दूसरी पार्टी एनडीए में जैसे बीजेपी के साथ दूसरी पार्टी मिली, तो किसी न किसी शर्त पे तो मिली होगी ना, क्योंकि आइडियोलॉजी तो अलग है, जब भी तो अलग इलेक्शन लड़ रहे थे। आज बीजेपी है और सपोज करो तृणमूल कांग्रेस है, ये 2 अलग अलग पार्टीज हैं, है ना, 2 अलग अलग पार्टीज है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। यहाँ बीजेपी के जो भी और अलायंस है उनकी आइडियोलॉजी पूरी तरीके से अलग है। अगर वो किसी कारण से आके मिली हैं, पार्टी आई है, तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई तो लालच होगा, कहीं ना कोई तो कोई एलपेल मिल रही होगी उनको कि भैया आपके एक आदमी को मिनिस्टर बनाया जाएगा, आपके एक मिनिस्टर को, आपके एक पार्टी के मेंबर को मिनिस्टर बनाया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, पोर्टफोलियो एक दिया जाएगा। सो ऐसा भी हो सकता है, मजबूरी में भी कैबिनेट में हम इंसान को रख सकते हैं। तो किचन कैबिनेट से क्या फायदा है कि ऐसी कोई मजबूरी की जरूरत नहीं। किचन कैबिनेट में तो मैं मेरे एकदम खास लोग रखूंगा, उस वाले कैबिनेट में तो क्या मेरी मजबूरी भी हो सकती है कि भैया मेरे को उस पार्टी को, जो अलायंस है मेरी, उस पार्टी से एक आदमी को लेके आना है। तो इस वजह से क्या होता है, सीक्रेसी पे हम फोकस नहीं कर सकते। लेकिन किचन कैबिनेट की अगर बात करेंगे तो क्योंकि सिर्फ मेरे खास लोग हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ है, मेरा दोस्त है, तो उनको तो मेरे पे विश्वास, मेरे को उन पे विश्वास, बढ़िया। तो इनसे मैं कोई भी डिस्कशन कर सकता हूँ, सीक्रेसी कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। क्लियर है? फिर आता है हमारा डीमेरिट्स। क्या नुकसान है? रिड्यूसेस द ऑथोरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट एज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप अपने पर्सनल लोग ले आओगे तो जो बाकी की कैबिनेट बैठी हुई है उनकी ऑथोरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मेन सारा काम तो परोसेगा कौन, सारा खाना बनाएगा कौन, किचन कैबिनेट, और फिर वो तो लाके परोस दिया जाएगा कैबिनेट को। तो इसलिए इसको कम इम्पोर्टेंट, इसमें कैबिनेट की इंपॉर्टेंस कम होती है, ऐसा बोला गया है। और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो हम कैबिनेट को मानते हैं वो फिर वो नहीं रहती, वो बल्कि उनका ही हाफ कुक्ड मील को पूरा तैयार करती है। मेन सारा जो आइडिया है, जो मेन चिंगारी है, वो तो किचन कैबिनेट कर देती है, और फिर उसको आगे कंटिन्यू कौन करती है, कैबिनेट करती है। सर्कमवेंट द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। एक सरकार, जो हमारा देश की जो सरकार है, उसका मेन रोल क्या है कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि उनकी लॉ मेकिंग करें, उनके देश को चलाएं। लेकिन किचन कैबिनेट होने से क्या होता है, बाहर के लोग जो कि जनता के प्रतिनिधि नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारे देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा लीगल प्रोसेस को सर्कमवेंट करता है। क्लियर है बात? ये होना नहीं चाहिए, पर ये एज इन दी प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में, हर जगह है, यूएस में भी है, यूके में भी है, सब जगह मौजूद है किचन कैबिनेट।
कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन पे होते हैं, देश का हेड इस पोजीशन पे होता है कि उसके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि उसे किसी न किसी के साथ तो उसको छुपा के रखना है। अगर वो कैबिनेट में भी रिलीज कर देगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है बात? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उनको सीक्रेटिवली करने पड़ते हैं। तो इसके पीछे एक फिनोमिनन हम मान सकते हैं कि डिसीजंस आर कुक्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। तो मेन जो काम है वो कैबिनेट से भी पहले कौन कर देता है? किचन कैबिनेट कर देता है, और फिर उसे परोसा जाता है हमारी कैबिनेट के सामने। सो विद दिस वी ब्रिंग दिस चैप्टर टू एंड, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरीके से सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है जस्ट कमेंट इट डाउन, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें, और you can mail us on our official email ID. Thank you so much. Take care.